जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ये पेज का प्रिंट ही थोड़ा गड़बड़ है, इसीलिए प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। सिर्फ ये वाला पेज ही, बाद बाकी सारा ओके है। ठीक है। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के। तो किस सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया या वसूला जा सकता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्रकार ऑथोरिटी ऑफ लॉ के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। संघ सूची में किए गए संशोधन। छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 को जोड़ी गई। इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 38 का लोप किया गया। इसका विषय है केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 क जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के कंसाइनमेंट पर कर सकते हैं। पता नहीं क्या लिखा हो। 88वें संविधान संशोधन 2008 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का ग जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। संघीय कर। संघ सूची प्रविष्टि 82 से यानी 82 से लेकर 92 तक। आयकर कृषि आय को छोड़कर सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर स्टेट ड्यूटी, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर, संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं पर यात्रियों पर सीमा कर, टर्मिनल टैक्स तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार, फ्यूचर मार्केट्स के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क यानी स्टाम्प ड्यूटी, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान माल के पोषण पर कर, अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान सेवाओं पर कर निर्शित। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है।
केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 245 तथा 246। केंद्र सरकार जल विवादों का समाधान के लिए न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। राज्य कर राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63। भू राजस्व या लगान, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों पर कर, शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़क पर प्रयुक्त वाहन पर कर, जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर यानी कैपिटेशन टैक्स, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है। सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंध की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर-स्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया? तो 18 मई 1990 ईस्वी को। केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्युनिसिपल संबंध कहा गया? वित्तीय मामले में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमिटीज। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग एवं समितियों का गठन किया गया जो निम्नवत हैं। राजमन्नार समिति 1969 ईस्वी में DPV मन्नार के द्वारा इसके अध्यक्ष थे। सरकारिया आयोग 1983 ईस्वी में रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे। प्रशासनिक सुधार आयोग मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। 1966 ईस्वी में शीतलवाड़ समिति 1966 ईस्वी में MC शीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। पुंछी आयोग 2007 ईस्वी में मदन मोहन पुंछी इसके अध्यक्ष थे। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? तो भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यह सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के पश्चात पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पद धारित करने के संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिए जाएं। राजमन्नार समिति ने भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 256 से 263 तक। संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख 256 से 263 तक। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर-स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के
लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्माण एवं रखरखाव संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? अनुच्छेद 257। संघ राज्य संबंध भाग 11-12 अनुच्छेद 245 से 293। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। आइए पहले विधायी संबंध और देखते हैं। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामले के कानून। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। अनुच्छेद 255 सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया का विषय मानना और इस आधार पर उससे खारिज न करना। केंद्र राज्य संबंध में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार आयोग 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983, पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। प्रशासनिक संबंध देखते हैं। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय सामरिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का क राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। वित्तीय संबंध 265 अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। अनुच्छेद 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय, व्यापार और रोजगार पर कर।
अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 221 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय के संघ के कराधान से छूट। आपात उपबंध देखते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष के लिए। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अब दूसरा, आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, वॉर, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार। भारत में वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक भी बार नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त के क्रियान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित करता है? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, टर्म ऑफ लोकसभा आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि निर्माण कर सकती है। भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी का प्रयोग 3 बार हुआ है। अनुच्छेद 356 राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अनुच्छेद 360
वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्यों के अधीन कार्यरत सभी व्यक्ति के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया है। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन देखते हैं। वित्त आयोग की संरचना: अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होगा और सदस्य देखते हैं क्या क्या होगा, कैसे होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला एक सदस्य होगा। उसके बाद दूसरा होगा सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति होगा इसका सदस्य। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल टेन्योर कितना होता है? तो 5 साल होता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष के आंतरिक कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के अतिरिक्त वित्त आयोग में 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के वित्त आयोग पहला 1951 केसी नियोगी 1952 से 1957 तक, दूसरा 1956 के संथानम उसका अध्यक्ष थे 57 से 62 तक, तीसरा 1960 के के चंद्रा 1962 से 1966 तक, चौथा 1964 में डॉक्टर पीवी राजमन्नार 1966 से 1969 तक, पांचवा 1968 महावीर त्यागी 1969 से 1974 तक, छठा 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979 तक, सातवां 1977 में जे.एम. सेलेट द्वारा जो अध्यक्ष थे उसके, और 1979 यानी 1979 से 1984 तक, आठवां 1982 में वाई.वी. चौहान 1984 से 1989 तक, नौवां 1987 में ए.के.पी. साल्वे एन.के.पी. साल्वे 1989 से 1995, 10वां 1992 से के.सी. पंत 1995 से 2000, 1998 में 11वां पी.ए.एम. खुसरो 2000 से 2005, 12वां 2002 में डॉक्टर सी. रंगराजन 2005 से 2010, 13वां 2007 में डॉक्टर विजय केलकर अध्यक्ष थे 2010 से 2015, 14वां 2013 में डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी 2015 से 2020 तक, 15वां 2017 में हुआ गठन एन.के. सिंह है जो कि 2020 से 2021 और 2021 से 2026, 16वां जो है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जो 2023 में बना है, और यह 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्ष तक चलेगा। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होते हैं? तो वित्त आयोग की संस्तुति से। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करना है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? तो वित्त आयोग। केंद्र के समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान ग्रांट देने वाला सिद्धांत की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड
फंड में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान ग्रांट्स इन एड को कौन विनियमित करता है? तो वित्त आयोग नियमित करता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूलों में राज्यों का हिस्सा कितना कर दिया गया? तो 41%। वर्ष 2021 से 2026 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूलों में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मानदंडों में कौन से 2 नए मानदंड शामिल किए गए हैं? जनसांख्यिकी प्रदर्शन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एवं कराधान प्रयास, टैक्स एफर्ट्स। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। ऋत्विक रंजनम पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नीति आयोग अब हम लोग पढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग का कौन सा निकाय है? तो गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को की गई थी। नीति आयोग की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सदस्य, पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य। अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री से अधिकतम 4 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय, आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था निर्माण 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती योजना आयोग। अधिकार क्षेत्र, भारत सरकार। मुख्यालय, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष, डॉक्टर सुमन के बैरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, BVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट, नीति.gov.in। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का। वरीयता अनुक्रम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता,
7 का क, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8, अपने अपने राज्य के बाहर राज्यों के राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 का क, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के उपसभापति। नया भारत @75 के लिए कार्यनीति किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। इसको अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद फ्रेंड्स।